सोचो, एक कंप्यूटर एक बॉडी की तरह है। जैसे इंसान को काम करने के लिए दिमाग और हाथ पैर दोनों चाहिए होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को चलने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, माउस, हार्ड डिस्क। लेकिन सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते पर काम सारा करवाते हैं, बिल्कुल जैसे इंसान का दिमाग दिखाई नहीं देता लेकिन बिना उसके कुछ हो भी नहीं सकता। अब सॉफ्टवेयर्स भी दो तरीके के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की कर रहे हैं, जो कंप्यूटर का पूरा सिस्टम मैनेज करता है। और आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में, उसके क्लासिफिकेशंस, उसके फंक्शंस और भी बहुत कुछ। नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी और आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की क्लास नंबर 10। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे पूरा देखने के बाद, तो आप उस सीरीज़ की बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट का नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर एक थिएटर हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसका डायरेक्टर है, सब कुछ मैनेज करता है बैकग्राउंड में। हर जनरल पर्पस कंप्यूटर, जैसे कि आपका पर्सनल कंप्यूटर या ऑफिस का सिस्टम, इवन आपका फ़ोन भी तभी काम करेगा जब उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक बॉक्स है जो ऑन तो होगा पर कुछ काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कीबोर्ड से इनपुट लेना, स्क्रीन पे आउटपुट भेजना, फाइल्स और फोल्डर्स का रिकॉर्ड रखना, और इसके अलावा हार्ड डिस्क या प्रिंटर जैसे डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स, आजकल के कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स और MVS। जो MVS होता है वो ज़्यादातर हम मेन फ्रेम जो बड़े कंप्यूटर्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ही एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह होता है। वो CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन और स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, SSDs और नेटवर्क सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है। स्मॉल कंप्यूटर्स जैसे एक पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम से चलते हैं, लेकिन बड़े कंप्यूटर्स जैसे कि सर्वर्स या फिर मेन फ्रेम्स, जिन पे एक साथ 100 लोग काम करते हैं या उनसे भी ज़्यादा, उनमें कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है जो सबको स्मूथ एक्सपीरियंस दे सके। अब सवाल आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज़ क्या है? कंप्यूटर का मैक्सिमम यूज़ करना, यानी कि बिना ह्यूमन हेल्प की ज़्यादा काम हो जाए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है। प्रोग्रामर्स का काम ईजी बनाना, उनके लिए पहले से ही कुछ कॉमन टूल्स और कमांड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अवेलेबल होती हैं। हर रिसोर्सेज का बेस्ट मैनेजमेंट, जैसे फाइल्स, मेमोरी प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सबको अच्छे से मैनेज भी करता है। अब इतना समझने के बाद क्या इसके अलग अलग टाइप होते हैं? बिल्कुल। चलिए इसको एक एनालॉगी से समझते हैं। लाइब्रेरी एक कंप्यूटर की तरह है। वहाँ स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बुक्स ढूंढ रहे होते हैं और बैकग्राउंड में सिस्टम मैनेज कर रहा होता है कि किस सेक्शन में क्या काम चल रहा है। बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि यूज़ कौन कर रहा है, कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं और किस टाइप का काम हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी कि एक से भले 2 और 2 से भले 100। सोचिए, एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें 100 लोग एक साथ कंप्यूटर टर्मिनल्स पर कैटलॉग ढूंढ रहे हैं। कोई ई जर्नल्स पढ़ रहा है, कोई ओपेक यूज़ कर रहा है। अब अगर सिस्टम स्लो हो गया या क्रैश कर गया तो सबका काम रुक जाएगा। तो यहाँ यूज़ होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि एक ही कंप्यूटर सिस्टम पर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकें बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। ये मेनली बड़े कंप्यूटर्स जैसे कि मेन फ्रेम्स या मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, जहाँ से 100 तक यूज़र एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो MVS और यूनिक्स इसके एग्जाम्पल हैं।
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि सबको सिस्टम अपना टाइम देता है, एक के बाद एक, वो भी लाइटनिंग फास्ट स्पीड से। अब सोचिए, एक सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है जो पूरी यूनिवर्सिटी के लिए है। सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ्स अलग लोकेशन से उसमें लॉगिन करते हैं। ऐसा सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना पॉसिबल नहीं होता। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम। आप एक ही कंप्यूटर पे कैटलॉगिंग भी कर रहे होते हो, MS वर्ड में नोटिस टाइप कर रहे होते हो और बैकग्राउंड में प्रिंटर से लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब ये सब कैसे हो रहा है? ये है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल। इसमें एक यूज़र होता है, लेकिन वो मल्टीपल प्रोग्राम्स या टास्क एक साथ चला सकता है। टेक्निकली सिस्टम एक टाइम पे एक काम करता है, लेकिन ये इतनी फास्ट स्विचिंग होती है कि ऐसा लगता है सब एक ही साथ हो रहा है। इसके एग्जांपल है विंडोज़, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक लाइब्रेरियन कंप्यूटर पे बुक एंट्री करते हुए बारकोड जनरेट कर रहा हो और बैकग्राउंड में डेटाबेस अपडेट हो रहा हो, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, मल्टी थ्रेडिंग, एक काम कई हिस्से। अब मान लो आप एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसमें एक पार्ट बुक्स दिखाता है, दूसरा लॉगिन हैंडल करता है और तीसरा न्यू बुक्स अपडेट करता है। ये सब एक ही प्रोग्राम पे के पार्ट्स हैं, लेकिन सब अपना अपना काम अलग अलग कर रहे हैं, और यही होता है मल्टी थ्रेडिंग। इसमें एक ही प्रोग्राम के अलग अलग हिस्से यानी थ्रेड्स को एक साथ चलाया जा सकता है। प्रोग्रामर्स को ये ध्यान रखना पड़ता है कि थ्रेड्स एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कोहा, सोल या फिर लिप्सिस मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, जिससे कि डिफरेंट मॉड्यूल्स यानी कि कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशंस एक साथ स्मूथली काम करें। इसी लिस्ट में अब हम आगे बात करेंगे, और हम बात करेंगे फोर्थ टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हर पल एक्टिव। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उन सिस्टम्स में यूज़ होता है जहां तुरंत रिस्पांस चाहिए। सोचिए, एक फायर अलार्म सिस्टम या फिर एक रॉकेट का नेविगेशन सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेट रिएक्ट करे तो डिज़ास्टर हो सकता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी इनपुट पर तुरंत रिएक्शन देता है, डिले अलाउ नहीं होता। ये ज़्यादातर कंट्रोल सिस्टम्स में यूज़ होता है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स में, फ्लाइट कंट्रोल्स में, रोबोटिक्स में और मेडिकल डिवाइसेस में। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो VxWorks या फिर RT Linux या फिर QNX इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइब्रेरीज़ में अभी ये लिमिटेड है, बट इंटरेस्टिंग है ये। अगर फ्यूचर में स्मार्ट लाइब्रेरीज़ बनेंगी जहाँ पर RFID बेस्ड रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग या ऑटोमेटेड रोबोट्स बुक डिलीवर कर रहे हों, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ बढ़ेगा। और ये अभी कॉमन नहीं है, लेकिन AI इंटीग्रेटेड लाइब्रेरीज़ में इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट या फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम में करियर बनाना चाहते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइब्रेरी ऑटोमेशन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेशन सीरीज़ की अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इसके बाद उनको ज़रूर देखना। आपकी नॉलेज और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ज़रूर इम्प्रूव होगी, जो कि आपकी हेल्प करेगा आपका करियर इस फील्ड में बनाने में और उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में। अगर आपका कोई सजेशन भी है हमारे लिए, तो आप उसको हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बैक टू टॉपिक, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, काम क्या होते हैं? सोचिए, आप एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, हर जगह काम चल रहा है। कोई बुक सर्च कर रहा है, कोई डेटा एंटर कर रहा है, कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। अब अगर कोई एक पर्सन सब कुछ मैनुअली मैनेज करे तो वो थक जाएगा, गलतियाँ भी होंगी, और इसीलिए चाहिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सब कुछ सिस्टमैटिकली मैनेज करे। चलिए अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट काम की, रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस, एकदम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ। जॉब मैनेजमेंट, कौन पहले कौन बाद में। जैसे एक लाइब्रेरियन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टूडेंट पहले इंक्वायरी करेगा, किसकी बुक रिक्वेस्ट अर्जेंट है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोग्राम या टास्क को जॉब के रूप में देखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले होना चाहिए।
क्या इसके लिए मेमोरी या स्टोरेज अवेलेबल है? जब सब रेडी होता है तब वो काम रन करता है। मान लो 10 लोग ओपेक टर्मिनल पे बुक ढूंढ रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम प्रायोरिटी के हिसाब से हर क्वेरी को प्रोसेस करता है, पहले जिसका रिक्वेस्ट आया या जिसका टास्क ज़्यादा अर्जेंट हो। सेकंड, बैच प्रोसेसिंग, काम एक साथ थोड़ा टाइम में। सोचिए, लाइब्रेरी का स्टाफ हर फ्राइडे को एक रिपोर्ट बनाता है, कितनी बुक इशू हुई, कौन लेट है, फाइन कितना जनरेट हुआ, ये सब डेटा पूरे हफ्ते का कलेक्ट होता है और एक ही बार में प्रोसेस होता है। इसे कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। डेटा को ग्रुप में प्रोसेस करना रियल टाइम नहीं होता, बल्कि स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होता है। मोस्टली रूटीन कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे पेरोल, मंथली रिपोर्ट्स। अगर इसकी लाइब्रेरी एप्लीकेशंस की बात करें तो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, बुक परचेज की समरी और मंथली विजिटर लॉग्स, ये सब बैच में प्रोसेस किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग की। अभी का अभी जवाब, आप लाइब्रेरी के काउंटर पे हो और स्टूडेंट पूछता है, सर क्या ये बुक अवेलेबल है? और आप क्या करते हैं, ओपेक पे सर्च करते हो और तुरंत आंसर मिल जाता है। ये है ऑनलाइन प्रोसेसिंग का मैजिक, यानी कि रियल टाइम प्रोसेसिंग। हर इनपुट पे तुरंत सिस्टम रिएक्ट करता है। मोस्टली इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टेड सिस्टम्स में ऐसा होता है। अगर इसके एग्जाम्पल समझे तो रियल टाइम बुक इशू और रिटर्न सिस्टम लाइब्रेरीज में, जहाँ एक सेकेंड में डेटाबेस अपडेट होता है, इसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डेटा मैनेजमेंट, हर फाइल की रखवाली। जैसे एक लाइब्रेरियन हर बुक को सही शेल्फ पर रखता है और रिकॉर्ड मेंटेन करता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को स्टोर, रिट्राइव और ऑर्गेनाइज करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को डेटा हैंडलिंग में हेल्प भी करता है। यूज़र को मेमोरी डिटेल्स या फाइल फॉर्मेट की टेंशन नहीं होती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जब किसी बुक के बारकोड स्कैन करता है या किसी यूज़र का डिटेल सेव करता है, तो उसके बैकएंड में ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। वर्चुअल स्टोरेज, छोटी सी मेमोरी, बड़ा सा काम। मान लो एक स्मॉल लाइब्रेरी है जहाँ स्पेस लिमिटेड है, लेकिन स्मार्ट शेल्फ्स यूज़ करके ज़्यादा बुक्स स्टोर हो जाती हैं। वैसे ही वर्चुअल स्टोरेज काम करता है। सिस्टम एक्चुअल मेमोरी से ज़्यादा दिखाता है। हार्ड डिस्क का एक पार्ट रैम जैसा यूज़ करता है। प्रोग्राम्स को लगता है कि उनके पास काफ़ी मेमोरी है, इवन इफ फिजिकल मेमोरी बहुत कम होती है। जब लार्ज कैटलॉग फाइल्स बैकग्राउंड में ओपन होते हैं बिना सिस्टम स्लो हुए, तो आप वर्चुअल मेमोरी का यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद है इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट, यानी डिवाइस का एक ट्रैफिक पुलिस की तरह भी काम करता है। जैसे एक हेड लाइब्रेरियन कंट्रोल करता है कि कौन से कंप्यूटर से प्रिंट निकलवाना है, बारकोड स्कैनर से क्या इनपुट आएगा, मॉनिटर पे क्या दिखाना है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का कोऑर्डिनेशन करता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, स्क्रीन, बारकोड स्कैनर, सब डिवाइसेस के डेटा का फ्लो यही मैनेज करता है। स्मूथ कम्युनिकेशन इंश्योर करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। तो जब आप RFID स्कैनर से बुक स्कैन करते हो और तुरंत स्क्रीन पे डिटेल्स आती हैं, तो वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन का बैकबोन है। आप जितना ज़्यादा समझोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के काम, उतना एफिशिएंट बना पाओगे अपनी डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम को। फ्यूचर के रोल्स जैसे कि सिस्टम लाइब्रेरियन, डेटाबेस मैनेजर, IT इंटीग्रेशन लाइब्रेरियन, सब में ये कॉन्सेप्ट आपकी डायरेक्ट हेल्प करते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये कॉन्सेप्ट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस, उसका लाइब्रेरी ऑटोमेशन के साथ लिंक, सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें ताकि आपकी नॉलेज इसमें इंप्रूव हो। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो उनको आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन, आपकी कोई क्वेरी हमारे लिए है, तो उसको कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, कितनी लगी, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।